Hello everyone. On the demand of many students, in today's video I am going to discuss some long answer type questions, means 5 marker questions. As you already know that according to the blueprint we will be having 4 sections and in section C we will get 3 questions of the weightage 5 marks each. So 15 मार्क का जो क्वेश्चन पेपर है वो आपके 5 मार्कर क्वेश्चंस में होगा. आप कोशिश करिए कि आप उसे पॉइंट्स में लिखिए. फाइन. यूजुअली डायग्राम हो सकता है, कोई फ्लो चार्ट हो सकता है, न्यूमेरिकल आ सकता है, रे डायग्राम आ सकता है. सो लेट्स हैव अ लुक ऑन सम ऑफ दोज क्वेश्चंस. The first question which we are going to discuss, that you can see on the screen, it has been divided into 2 parts. The first part, A part, here we have been given 3 salts and we have to tell their nature along with the reason, because why has also been asked कि इन जो salts हैं इनकी nature क्या है, इनकी प्रकृति क्या है और क्यों है. So ये 3 salts हैं, 3 लवण हैं, इसलिए ये 3 marks का है. The first one is sodium chloride, NaCl. Their names have not been given, just their formulae have been provided. Second is copper sulfate and the third is sodium carbonate. Now when the salts are formed, how the salts are formed, कैसे बनते हैं लवण. जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है. That you have already discussed, already we have studied about it. उदासीनीकरण अभिक्रिया या in English neutralization reaction. When an acid or a base combines, salts are formed along with the water. So in neutralization reaction, if we are taking a strong acid और a strong base, अगर दोनों strong हैं, दोनों ही प्रबल हैं, तो जो सॉल्ट बनेगा, लवण बनेगा, वो उदासीन प्रकृति का होगा, यानी कि न्यूट्रल नेचर का होगा. जैसे कि फर्स्ट वाला है. अब यहाँ पर ये जो सोडियम और क्लोरीन, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव आयन है. ये आया है आपका क्षारक या बेस से. सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस यूज हुआ है यहाँ पर एंड इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस. एंड जो क्लोराइड आयन है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक एसिड से आया है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है. सो दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं. सो इनका जो रिजल्टेंट सॉल्ट है या लवण है वो उसकी नेचर होगी उदासीन या न्यूट्रल, बिकॉज दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं. इन द सेम वे यहां पर अब ये कॉपर पॉजिटिव आयन है, वैसे इस पे 2+ होता है एंड सल्फेट पे 2- नेगेटिव आयन है. सो कॉपर जो है ये बेस से आया है, कॉपर हाइड्रोक्साइड, और सल्फेट आयन आया है सल्फ्यूरिक एसिड से. ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और कॉपर हाइड्रोक्साइड जो है ये वीक बेस की कैटेगरी में. अब बेस वीक है यानी कि क्षारक जो है वो कमजोर है, अम्ल आपका प्रबल है. तो किसका इफेक्ट आ जाएगा, कौन सी चीज अपना ज्यादा डोमिनेंस दिखा देगी, एसिड या अम्ल. सो इस सॉल्ट की जो नेचर है वो होगी आपकी अम्लीय या एसिडिक. सो ये रिएक्शंस, ये केमिकल इक्वेशंस आप शो करेंगे, बेस और एसिड की नेचर साथ में शो करेंगे, तो वही इनकी सॉल्ट्स की नेचर का रीजन है कि ये न्यूट्रल क्यों है, ये अम्लीय या एसिडिक क्यों है. और ये थर्ड वाला जो सोडियम कार्बोनेट है ये पॉजिटिव आयन और ये नेगेटिव आयन, इस पे 2- होता है और ये सोडियम यहाँ पर तभी 2 लिए गए हैं सो दैट की टोटल पॉजिटिव चार्ज 2+ हो जाए. सो यहाँ ये फिर से आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस लिया गया है, और ये जो कार्बोनेट है ये कार्बोनिक एसिड से आया है जो कि वीक एसिड है, यानी कि कमजोर अम्ल है. अपना पेपर पेन साथ में रखिएगा और ये चीजें नोट करते जाइए. ये लॉन्ग आंसर्स टाइप जो क्वेश्चंस हैं ये आपके सैंपल पेपर से लिए गए हैं. सो इस तरह से आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे एंड यू विल लर्न हाउ टू राइट देम टू द पॉइंट एंड इन रेलेवेंट वे. सो यहाँ पर अब कौन सी चीज स्ट्रॉन्ग है, बेस स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इसकी प्रकृति क्षारकीय होगी, क्योंकि जिस क्षारक से मिलकर ये बना है वो प्रबल है, वो स्ट्रॉन्ग है. एंड इन इंग्लिश इट इज basic in nature. So in this way you will get 3 marks, 1 for this, 1 for this and 1 for this. So 3 marks हो गए. 5 में से ये 3 मार्क का क्वेश्चन आ गया. आप देख ही रहे हैं कि बहुत ज्यादा हमें यहाँ पर नहीं लिखना, एक एक नंबर में हमें एक इक्वेशन और जस्ट एक वर्ड देना है. इन द सेम वे अब जो आपका बी पार्ट है इसका 5 मार्क्स में से 3 वहां चले गए, तो ये 2 मार्क्स की वेटेज है. इसमें बात की गई है अल्कोहल एंड ग्लूकोज.
दे कंटेन हाइड्रोजन, इनके अगर हम फॉर्मूले देखें तो उसमें हाइड्रोजन है, बट दे आर नॉट कंसीडर्ड एज एसिड, इन्हें अम्ल नहीं माना जाता। क्यों? कोई भी चीज को हम अम्ल तभी मानते हैं, एसिड तभी कंसीडर करते हैं जब वो H+ आयंस प्रोड्यूस करती है, वेदर इन द मोल्टन फॉर्म और इन द एक्वस फॉर्म। या तो हम उसे पानी में घोलें और तब H+ आयन प्रोड्यूस हो, या फिर हम उसे मेल्ट करें तब उसमें से H+ आयन स्प्लिट हो जाए और बन जाए। सो H+ आयंस, फ्री H+ आयंस ये प्रोड्यूस नहीं करते, that's why they are not considered as acid. So I am going to recite the answer and you note it down. Alcohol and glucose contain hydrogen but they are not considered as acid. You will write this line from the question itself. Now the main answer starts, because they don't produce hydrogen ions in molten or aqueous form. Simply by writing this much you will get full 2 marks. और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स लिखेंगे कि अल्कोहल और ग्लूकोज में हाइड्रोजन होता है लेकिन उन्हें अम्ल नहीं माना जाता, क्योंकि वे द्रव अवस्था में या विलयन अवस्था में, जलीय विलयन अवस्था में H+ आयंस, हाइड्रोजन आयंस उत्पन्न नहीं करते। सिंपली इतना ही। फाइन, सो यू विल गेट 5 मार्क्स। तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, यू नोट इट डाउन एंड वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह से जो क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया उसके साथ ऑप्शन में जो क्वेश्चन आया हुआ है, और एक चीज आप नोट करिए कि जो भी ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस होते हैं वो सेम चैप्टर के होते हैं। फाइन, ये तो बहुत क्लियर सी बात है। सो इन दिस क्वेश्चन देयर आर 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज व्हाई टार्ट्रिक एसिड इज एडेड टू बेकिंग सोडा टू फॉर्म बेकिंग पाउडर, कि टार्ट्रिक अम्ल बेकिंग सोडा में क्यों डाला जाता है बेकिंग पाउडर बनाने के लिए। सो दिस क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। Second part, why tooth decay starts when the pH of mouth goes down to 5.5? जब मुंह का pH 5.5 या उससे कम हो जाता है तो दंत क्षय या दांत क्यों खराब होने लगते हैं। It also carries 2 marks. Weightage is not given in this bifurcated way, लेकिन हम वहां पर एक अपना कॉमन सेंस लगाएंगे कि हमें कितना इलैबोरेटिव आंसर पूछा गया है तो उसके अकॉर्डिंग उसकी वेटेज होगी। अब नेक्स्ट जो सी पार्ट है, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स में ये क्रिस्टलीकरण का जल होता है, कैसे बताएंगे आप। फाइन, सो दिस कैरीज 1 मार्क। वैसे ये वेटेज हम लोगों को जब मार्किंग स्कीम मिलती है तो हमें वहां पर क्लियर हो जाता है, बट अगर एज अ स्टूडेंट जब हम एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो भी हम उसके इलैबोरेशन से आइडिया लगा सकते हैं। सो टार्ट्रिक एसिड और बेकिंग सोडा मिलकर ही बेकिंग पाउडर बनते हैं, तभी जो इफेक्ट हम चाहते हैं, जैसे केक्स को फ्लफी बनाने के लिए हम इसे यूज करते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली हम प्रोड्यूस कराते हैं। जब ये 2 चीजें मिक्स होती हैं तो सोडियम टार्ट्रेट नाम का आपका सॉल्ट बनता है, टार्ट्रेट, ये सॉल्ट बनता है, साथ में CO2 प्लस H2O। सो ये जो CO2 प्रोडक्शन है यही केक को फ्लफी बनाता है। सो नाउ हाउ विल यू राइट द आंसर फॉर 2 मार्क्स? टार्ट्रिक एसिड इज एडेड टू बेकिंग सोडा, टार्ट्रिक अम्ल बेकिंग सोडा में डाला जाता है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हो, पैदा हो, सो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड विच विल मेक द बेक्ड आइटम फ्लफी एंड लाइट, ताकि जो केक या इस तरह की दूसरी वस्तुएं हैं वे हल्की और फूली हुई हो जाएं। बस इतना लिखना है आपने इसमें, और इस तरह की एक रिएक्शन दे देंगे। यहाँ हमें फॉर्मूला नहीं पता टार्ट्रेट का, वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू राइट, तो हम सिंपली सॉल्ट का नाम लिख देंगे, सोडियम टार्ट्रेट, बट ये कार्बन डाइऑक्साइड जरूर मेंशन करना। सारा जो क्वेश्चन का आंसर है वो इसी पर टिका हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करानी है। Now tooth decay starts on the pH 5.5 because 5.5 आप सोचिए कौन सी रेंज है, क्या ये एसिड है या बेस है? Yes, it is acidic। तब जो मुंह का माध्यम है वो अम्लीय हो जाएगा, pH 5.5 होने पर मुंह का माध्यम अम्लीय हो जाएगा, और अम्ल जो इनामल होता है, दांतों के ऊपर की लेयर होती है, इनामल के साथ अभिक्रिया करके उसे उसका क्षय कर देगा, मतलब कि उसको नष्ट कर देगा, उसे खराब कर देगा, और वही हमारे दांतों की मेनली स्ट्रेंथ होता है। इन इंग्लिश यू विल राइट व्हेन द pH ऑफ माउथ गोज डाउन टू 5.5 और लोअर, then the medium of mouth will become acidic and that acid will react with enamel and it will corrode it, or that acid will corrode enamel। simply आप इतना लिखेंगे। now copper sulfate के crystals, basically copper sulfate जो है it carries 5 molecules of water of crystallization and that's why blue color, it appears blue।
सो हमें ये कैसे पता चलेगा कि इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है? कि व्हेन वी विल हिट the crystals of copper sulfate, the blue crystals of copper sulfate, they will start turning into white color. वो white color के होने लगेंगे, and on adding the drops of water, they will again convert to blue color. So this thing shows that they have water of crystallization. कि जब copper sulfate के crystals को गर्म किया जाएगा तो वो नीले रंग से सफेद रंग में बदलने लगेंगे, और जब पानी दोबारा उसमें डाला जाएगा तो वो फिर से नीले दिखाई देने लगेंगे। यही क्रियाकलाप या दिस एक्टिविटी शोज कि इसमें कॉपर सल्फेट में क्रिस्टलीकरण का जल होता है। इट कंटेन्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सो नाउ दिस वे 2, 2 and 1 मार्क पार्ट्स में डिवाइडेड होंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. And in the question number 3, in first part we have been asked 3 differences between binary fission and multiple fission. So it means it carries 3 marks. 3 differences हैं, यहाँ से ये बात क्लियर हो ही रही है। So binary fission means the cell gets divided into 2 cells, जो 2 डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगे कि एक कोशिका 2 में विभाजित होगी। पहला आप ये लिखेंगे, और इसमें जो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि मोर देन 2। वैसे ये एक ही बार में बहुत सारे सेल्स में डिवाइड हो जाती है जो सेल या जो ऑर्गेनिज्म, वो मल्टीपल फिशन है। सेकंड इसमें रीजन आएगा कि ये फेवरेबल कंडीशंस में होता है। अमीबा अंडरगोज बाइनरी फिशन एज वेल एज मल्टीपल फिशन। फेवरेबल कंडीशंस में यानी कि अनुकूलित परिस्थितियों में अमीबा में बाइनरी फिशन होगा तो 1 पेरेंट सेल गेट्स डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल्स, यानी कि एक कोशिका 2 संतति कोशिकाओं में विभाजित होती है। और यहां पर आप लिखेंगे अनफेवरेबल कंडीशंस, यानी कि अनअनुकूलित परिस्थितियां, कि जब जो परिस्थितियां हैं, पूरा मॉइस्चर, टेम्परेचर, ये सारा फेवरेबल नहीं है, अकॉर्डिंग टू दैट अमीबा की बॉडी अडेप्टेड नहीं है, तो तब तो वो अगर अडेप्टेड नहीं है, उस तरह की कंडीशंस है, तो वो अपने आसपास एक लेयर, एक सिस्ट बना लेता है और अंदर ही अंदर वो सेल बहुत सारे सेल्स में डिवाइड हो जाता है। इन दैट सिचुएशन इट इज कॉल्ड मल्टीपल फिशन। और जो थर्ड हम लेंगे वो एग्जांपल लेंगे, यहाँ हम प्लाज्मोडियम लिखेंगे। प्लाज्मोडियम आप समझते ही हैं, जो मलेरिया कॉजिंग वायरस प्रोटोजोआ है, मलेरिया फैलाने वाला, और यहाँ पर हम एग्जाम्पल अमीबा का ले लेंगे। फाइन। सो ये प्लाज्मोडियम जो है ये इन एवरी कंडीशन मल्टीपल फिशन से ही रिप्रोड्यूस करता है। दोनों ही, अगर सिमिलैरिटी आ जाए, सपोज क्वेश्चन में 2 मार्क्स में सिमिलैरिटी भी पूछ लें, तो ये है कि दोनों ही असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दोनों में ही एक सेल आगे डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है। फाइन। बट डिफरेंसेस की बात करें तो आपने यही लिखना है, 2 सेल्स, द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 2 सेल्स। जनक कोशिका 2 संतति कोशिकाओं में विभाजित होती है, और यहाँ लिखेंगे कि जनक कोशिका 2 से ज्यादा या कई कोशिकाओं में विभाजित होती है। 2 से ज्यादा मत लिखिए, कई कोशिकाओं में विभाजित होती है। फाइन। सो और इंग्लिश में द पेरेंट सेल इज डिवाइडेड इनटू मैनी सेल्स, तो यहाँ पर आप मोर देन 2 की बजाय मैनी लिख लीजिए। दैट इज मोर एप्रोप्रिएट वर्ड। And it takes place in favorable conditions, it takes place in unfavorable conditions. ये अनुकूलित परिस्थितियों में होता है, ये अनअनुकूलित परिस्थितियों में होता है। उदाहरण एग्जाम्पल अमीबा, और इसमें एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम। ये तो हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए सेम है। सो इस तरह से आप 3 डिफरेंसेस लिखेंगे एंड यू विल गेट 3 मार्क्स। जो इसका सेकेंड पार्ट है कि स्टॉक, एक प्लांट में स्टॉक जो पोर्शन है उसमें 56 क्रोमोसोम्स है और स्कियॉन में 24 क्रोमोसोम्स हैं। तो रूट सेल्स में कितने होंगे और एग सेल्स में कितने होंगे? सो यहाँ स्टॉक और स्कियॉन जो है, ये जब ग्राफ्टिंग की जाती है तो जो एक प्लांट का रूट वाला हिस्सा ले लिया जाता है उसे हम स्टॉक कहते हैं, और जो दूसरा प्लांट होता है उसका स्टेम या अपर वाला पोर्शन, लीव्स या फ्लावर कुछ भी हो सकता है, वो हम स्टॉक के ऊपर लेयर बना देते हैं, उसके ऊपर जिसे कहते हैं ना स्टिक कर देते हैं। ग्राफ्टिंग में ऐसा ही होता है, टाई कर दिया जाता है एंड देन द प्लांट ग्रोज एज अ होल। सो जो हमारे रूट सेल्स हैं वो वेजिटेटिव पार्ट है। अब सपोज करिए कि आपको स्टॉक और स्कियॉन नहीं ध्यान आ रहा क्योंकि ग्राफ्टिंग को हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके नहीं चलते। सो रूट सेल्स जो हैं ये आपको पता है कि रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है प्लांट का, वेजिटेटिव पार्ट है, कायिक अंग है। तो इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे ये ओरिजिनल के इक्वल रहते हैं, यानी कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो 56 रहेगा। अब एक्स सेल्स मतलब रिप्रोडक्टिव पार्ट आ गया,
रिप्रोडक्टिव में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं, दिस थिंग यू ऑलरेडी नो। तो ये वहां पर आपने अपनी कॉमन सेंस को यूज करना है, अपनी उस स्टडी को यूज करना है कि एग सेल्स में क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ हो जाता है। तो 24 हैं तो ये 12 हो जाएंगे। अगर आपको ये स्टॉक और स्टियॉन नहीं भी याद आ रहा, नहीं आप मेमोराइज रिकॉल कर पा रहे, तो रूट सेल ये पता है कि वेजिटेटिव पार्ट है और एग सेल्स रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो रिप्रोडक्टिव में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हीं में बनते हैं एग सेल्स, चाहे वो ह्यूमंस हो, प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, तो उनमें एग सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ रह जाता है। फाइन, सो नोट इट डाउन, साथ साथ नोट कर रहे हैं ना आप? यस। सो इस तरह से आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे और आपको ये भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी जो है उनसे आप अवेयर हो जाएंगे कि किस तरह से पूछे जाते हैं और हमें कितना लिखना है। बहुत बार स्टूडेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा इलैबोरेट कर देते हैं, वो टू द पॉइंट तो रह ही नहीं जाता, वो बहुत चीजें जो भी उससे रिलेटेड होती हैं वो सब लिख देते हैं। सो क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, जितना पूछा है उतना ही लिखना है। फाइन, सो अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ट्रेस द इवेंट्स फ्रॉम गैमीट फॉर्मेशन टू फ्रूट फॉर्मेशन। युग्मक से लेकर फल बनने की प्रक्रिया में कौन कौन से स्टेप्स हैं, कौन कौन से चरण हैं, उनकी आपको लिस्ट बनानी है। सो आई हैव ऑलरेडी रिटन, ये इस तरह से आप कैप्शंस देंगे। सबसे पहले होता है पॉलिनेशन। देखिए यहाँ पर ये 5 मार्क का क्वेश्चन है। 5 मार्क्स में ये लिस्ट मांगी गई है 5-6 इवेंट्स की, और यहाँ आपको डायग्राम बनाने को नहीं बोला गया बिकॉज ऑलरेडी ही ये क्वेश्चन इलैबोरेटिव है, पूरा इलैबोरेटिव है, बट आपके माइंड में वो इमेज बन जानी चाहिए एज यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन कि किस तरह से पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं, जिसे हम पॉलिनेशन कहते हैं, परागण कहते हैं, यानी पराग के कण। यहाँ पर आप इसकी परिभाषा लिखेंगे, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब वो सेल्फ हो क्रॉस हो उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सो परागण क्या है? पराग के कणों का तंतु से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ट्रांसफर। तो फर्स्ट स्टेप आपका ये है, यहां पर आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब, पराग नली का विकास। तो माइंड में जो आपके डायग्राम है कि वो पराग की नली विकसित हो जाती है वर्तिका से होती हुई, स्टाइल से होती हुई कहां तक पहुंचती है? अंडाशय या ओवेरी तक। अब वहां पहुंचने के बाद फर्टिलाइजेशन या निषेचन होता है। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म जाइगोट। तो नर और मादा युग्मक के मेल से युग्मनज का बनना निषेचन कहलाता है। तो सिंपली यहाँ पर आपकी डेफिनेशंस आ जाएंगी और यहाँ पर आप क्या डिटेल में लिखेंगे कि नर युग्मक, जो पराग का गण है उसमें से नर युग्मक अंडाशय तक पहुंचता है, वर्तिका से होता हुआ अंडाशय तक पहुंचता है। इट कैरीज द मेल गैमीट थ्रू स्टाइल, फ्रॉम स्टिग्मा थ्रू स्टाइल टू ओवेरी। तो यहां तक पहुंचने के लिए ये ट्यूब वर्क करती है। देन इसकी डेफिनेशन आ जाएगी इन दोनों की, तो डायरेक्ट डेफिनेशन आ जाएंगी। देन एम्ब्रियो डेवलपमेंट, भ्रूण विकास। यहां पर आप क्या लिखेंगे? जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली टू फॉर्म एम्ब्रियो। युग्मनज बहुत बार विभाजित होता हुआ भ्रूण का निर्माण करता है। फिर आएगा सीड फॉर्मेशन, बीज का विकास। इसमें आप ये चीज जरूर लिखेंगे कि जो ओव्यूल है, जो अंदर अंडाणु है ना, वो अपने ऊपर एक कवरिंग बना लेते हैं, अपने ऊपर एक परत बना लेते हैं, एंड दे गेट कन्वर्टेड टू सीड। सो आपने ये लिखना है ओव्यूल टू सीड, वर्ड जरूर आना चाहिए। इसी तरह से फ्रूट फॉर्मेशन में क्या है? जो ओवरी है या जो अंडाशय है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? फ्रूट में। एंड ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, जो पेटल्स हैं, सेपल्स हैं, फिलामेंट है यानी कि जो हमारा स्टेमन है, ये सारे फॉल ऑफ, ये सब गिर जाते हैं। तो फूल के बाकी हिस्से गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं। ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर फॉल ऑफ। सो इस तरह से वो लाइन आप लास्ट में लिख देंगे और ये 6 स्टेप्स हो गए। एंड फॉर दी 6 स्टेप्स, छोटी छोटी सी आपने इनकी डिटेल, किसी में डेफिनेशन है या किसी में थोड़ी सी डिटेल है, कोई फंक्शन बताना है और यहाँ ये वर्ड्स आने जरूरी हैं। फाइन। सो इस तरह से आपका ये 5 मार्क का एक क्वेश्चन है पूरा, जो इसमें आपको आंसर ये लिखना है। सो मूविंग ऑन टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो, जिसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ रेजिस्टेंस पर बेस्ड क्वेश्चन है। ये लेसन नंबर 12 से है, फिजिक्स पोर्शन को बिलोंग करता है। 2 रेजिस्टेंस है हमारे पास, 2 प्रतिरोध दिए गए हैं इस परिपथ में, सर्किट में लगाए हुए हैं। 2 ओम 2 ओम दोनों की वैल्यू है। यहाँ 2 सेल्स की बैटरी ली गई है और जैसे ही स्विच ऑन करेंगे करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, सेल के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो करेगा। ये डायग्राम ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में गिवन है। नाउ 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ए बी सी। ए पार्ट है कि व्हेन द रेजिस्टेंस इज 1 ओम, इस पूरे सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो 1 ओम कब होगा?
पूरा जो कुल प्रतिरोध है वो कब 1 ओम होगा। दूसरा है कि प्रतिरोध की वैल्यू निकालनी है, या रेजिस्टेंस के साथ क्या होगा, प्रतिरोध के साथ क्या चेंज आएगा जब लंबाई को आधा कर दिया जाएगा, यानी कि जब लेंथ इज रिड्यूस टू हाफ, कम कर दिया जाएगा। और तीसरे पार्ट में आपसे इसी प्रेजेंट सर्किट का तुल्य प्रतिरोध यानी कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछा गया है। सो आप इसमें से सोचिए कि आप कौन सा वाला पार्ट सबसे ज्यादा इजी समझ रहे हैं। मैं अगर हूं तो मुझे सबसे ज्यादा इजी लग रहा है, हम पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैं सी पार्ट को सबसे पहले करूंगी, क्योंकि मेरे सामने ऑलरेडी ये 2 रेजिस्टेंस हैं एंड इस कॉम्बिनेशन को समझ लीजिए कौन से संयोजन में लगे हैं, श्रेणी क्रम में लगे हैं, यानी कि ये आपका श्रेणी क्रम, या इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में सिंपली हम रेजिस्टर्स की जो वैल्यू है उन्हें ऐड कर देते हैं। तो यहां पर जो टोटल आर आएगा वो R1 प्लस R2 आएगा, दैट इज 2 ओम प्लस 2 ओम, दैट इज 4 ओम। फाइन। सो ये क्वेश्चन हो सकता है 1 मार्क का हो। समटाइम जो ये ABC पार्ट होते हैं इनकी वेटेज ऑलरेडी आपको सामने शोन होती है, बट समटाइम्स नहीं भी होती। तो जहां तक इसकी सिंपल सी कैलकुलेशन की बात है, मुझे तो ये 1 मार्क की वेटेज का लग रहा है। इस बी पार्ट में अब देखिए कि रेजिस्टेंस के साथ क्या होगा अगर लेंथ को हाफ कर दिया। सो यहां पर आपको वो फॉर्मूला देना है, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। याद आया आपको, रेजिस्टिविटी, लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग R इज प्रोपोर्शनल टू L। सो इफ L इज हाफ्ड देन रेजिस्टेंस इज ऑल्सो हाफ्ड, यानी कि जब हम लंबाई को आधा करेंगे तो प्रतिरोध की जो वैल्यू है वो भी, उसकी मात्रा भी आधी हो जाएगी। तो जैसे अब यहाँ पर ये 4 ओम आ रहा है, लेंथ हाफ कर दी हमने कंडक्टर की तो ये 2 ओम रह जाएगा। बट यहाँ पर अभी आपसे सिर्फ जनरली पूछा है कि लेंथ को हाफ करेंगे तो रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सो अकॉर्डिंग टू मी ये 2 मार्क्स कैरी करेगा। अब 5 में से 2 मार्क्स बचे जो ए पार्ट को जाएंगे कि प्रतिरोध या रेजिस्टेंस 1 ओम कब होगा। अब आप देख रहे हैं जब ये सीरीज में है तो ये सिंपली हमने इन्हें ऐड किया और वैल्यू जो है वो 2 ओम से भी ज्यादा आ रही है, जितने भी रेजिस्टर्स की वैल्यू उससे ज्यादा आ रही है। लेकिन अब हमें 1 ओम लाना है, यानी इन दोनों में से जैसे ये R1 और R2 है तो इन दोनों से भी कम वैल्यू आ रही है। तो ऐसा कॉम्बिनेशन कौन सा होता है, पैरेलल। तो आप लिखेंगे व्हेन दीज रेजिस्टर्स, जब ये प्रतिरोध, जो चीज आपको मैं बोर्ड पे नहीं लिख पा रही हूं मैं साथ साथ बोल रही हूं, तो अपने पेपर पेन अपनी नोटबुक में जरूर नोट करते रहिए साथ साथ। व्हेन दीज रेजिस्टर्स आर कंबाइंड इन पैरेलल, या हम यहां पर लिख देंगे जॉइंड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब इन प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाएगा तब कुल प्रतिरोध की जो वैल्यू है वो 1 ओम होगी। अब यहां पर सिर्फ ये पूछा गया है कि 1 ओम होगी, कैसे होगी ये निकालने को नहीं बोला है। फाइन। सो यहाँ हम थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या ये 2 मार्क्स का, ये 2 मार्क्स का, और कहीं ये सिर्फ एक लाइन लिखने का ही 1 मार्क तो नहीं है। बट यहाँ जहां पे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो तो अपने क्वेश्चन को पूरा इलैबोरेट कर दीजिए, उसका रीजन बता दीजिए कि ऐसा क्यों होगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी ये 1 मार्क होना चाहिए, ये 2 मार्क्स और ये 2 मार्क्स का। फाइन। तो हमें यहाँ पर अब इसको 1 ओम निकाल करके भी दिखाते हैं कि अगर हम इन्हें पैरेलल में लगाएंगे, सो अकॉर्डिंग टू पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला है दैट इज 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/2 प्लस 1/2 एलसीएम लेंगे, सो ये 1 प्लस 1 यानी 2/2 दैट इज 1 ओम आएगा, लेकिन ये 1/RP है। सो अब हम इनका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 का रेसिप्रोकल RP इज इक्वल टू 1 ओम ही आएगा। सो हमारा आंसर 1 ओम कैसे आएगा, जब हम इन्हें पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी पार्श्व क्रम में संयोजित करेंगे, और ये न्यूमेरिकल कैलकुलेशन दोनों मीडियम्स के लिए सेम है। तो आप ये अपना वेरीफाई कर देंगे आंसर कि हाँ इस तरह से 1 ओम आया। फाइन। सो इन दिस वे आई हैव डिस्कस्ड 5 लॉन्ग क्वेश्चंस इन टुडेज वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो, इस तरह से क्वेश्चंस की टाइपोलॉजी और लॉन्ग आंसर्स को अटेम्प्ट करने का तरीका समझ आया हो, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड इफ यू वांट मोर सच वीडियोस कि मैम और क्वेश्चन भी इस तरह के डिस्कस कीजिए, सो वो भी प्लीज मुझे इंटीमेट कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स डाल के। एंड वन थिंग मोर, आई एम प्लानिंग कि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके साथ
उन आंसर शीट्स को हम डिस्कस करें मेरिटोरियस स्टूडेंट्स की, जो हमारे लिंक पर भी अवेलेबल हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के। सो उन बच्चों की, हम उन स्टूडेंट्स की जो शीट्स है उनको डिस्कस करें कि किस तरह से आंसर को लेकर के वो फुल मार्क्स लेते हैं या अप्रॉक्सीमेटली फुल मार्क्स अचीव करते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में आई एम प्लानिंग फॉर दैट। इन केस ऑफ एनी चेंज कि आपको लॉन्ग आंसर्स की और चाहिए या कुछ और चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट है, सो प्लीज लेट मी नो थ्रू द कमेंट सेक्शन। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, वहां भी आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। एंड वन थिंग मोर विच आई वॉन्ट टू शेयर, आप में से बहुत लोग जानते भी हैं और आप लोग उस प्रोग्राम को ज्वाइन भी कर चुके हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट 30-day रिवीजन प्रोग्राम, जो मैंने इंस्टाग्राम पे स्टार्ट किया है। डेली वहां एक क्वेश्चन पोस्ट किया जाता है स्टोरी में, जिसका आंसर अगर एमसीक्यू है तो आपको वहीं उसका आंसर पता चल जाएगा। नेक्स्ट डे उसका इलैबोरेशन होगा, और अगर डिस्क्रिप्टिव है तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज करके आंसर देंगे। एंड अगेन एक्सप्लेनेशन आपको 24 आवर्स ऑफ दैट स्टोरी वो मिल जाएगा। सो इस तरह से वहां भी बहुत सारे क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, बहुत अच्छे से, बहुत इंटरैक्टिव सेशन से, और कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे। सो इसी तरह से मिलते रहेंगे, मेरे साथ टच में बने रहिए और अपनी रिवीजन को, अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए। फाइन, सो मिलते हैं, टिल देन बाय बाय, गुड लक।